Welcome to Lukman IAS. Study General Studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. हेलो गाइस, मेरा नाम उत्तम कुमार तिवारी है। मैंने यूपीपीएससी की पीसीएस 2021 की परीक्षा में 24वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। आज डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोग के साथ शेयर करूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अपने ऑप्शनल यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। एंथ्रोपोलॉजी पर्टिकुलरली यूपीपीएससी के लिए इस पे ज़्यादा रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है और ना ही इसके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर ज़्यादा अवेलेबल हैं, इसलिए इसकी डिटेल स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आई हुई है, इसलिए मैं इस पर स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आपको अगर ब्रॉड वीडियो देखनी है पूरी होलिस्टिक प्रिपरेशन की तो उसका वीडियो अलग से अवेलेबल है। सबसे पहले आगे क्वेश्चन आता है कि वाई एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैंने टोटल 5 टाइम इंटरव्यू दिया है यूपीपीएससी का जिसमें मैंने 3 बार ऑप्शनल चेंज किया। सबसे पहले मेरा ऑप्शनल सोशल वर्क था, उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी लिया और उसके बाद मैंने फाइनली एंथ्रोपोलॉजी लिया जिससे मैंने सिलेक्शन पाया। बेसिकली जो भी और ऑप्शनल्स और एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंस है, एक ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल होते हुए एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी ऑब्जेक्टिविटी है जो कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में थोड़ी मदद करता है, इसलिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी को चूज़ किया था। प्लस इसका थोड़ा सा सोशियोलॉजी के साथ सिंक भी है, इसलिए मैंने कुछ चैप्टर्स के उससे मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने इसको एंथ्रोपोलॉजी को प्रेफरेंस दिया था। एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही ब्रॉड एक साइंस है, इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल आपको अवेलेबल मिलेगा बहुत ज़्यादा ब्रॉडर रहेगा। बट यूपीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत एकेडमिकली उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको पेपर ओरिएंटेड रहते हुए, फोकस रहते हुए अपनी प्रिपरेशन आपको स्टडी डिवाइस करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको अब इसका सिलेबस जो कि यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जब नोटिफिकेशन आता है तो अवेलेबल होता है, उस सिलेबस को आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है और उसके सिलेबस को डिकोड करना है। ब्रॉड तरीके से देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं, फर्स्टली जो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इसके कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस और साइंसेस। उसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप की जो थ्योरीज़ हैं रिलेटेड टू एवोल्यूशन, जैसे ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, लैमार्किज्म है, एक्सेट्रा, इन सब टाइप के चैप्टर्स आते हैं। उसके बाद डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आती हैं और उन्हीं ब्रांचेज से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के आपके चैप्टर्स आगे जुड़ते चले जाते हैं। अगला जो इसमें जो नेक्स्ट मेन पार्ट माना जा सकता है वो आता है इसमें जो ह्यूमन का एवोल्यूशन, बायोकल्चरल एवोल्यूशन। इन दिस बायोकल्चरल एवोल्यूशन जो ह्यूमन की स्केलेटल चेंजेस जो भी हुए थे या डिफरेंट टाइप के जो ह्यूमन का एवोल्यूशन है, जैसे ऑस्ट्रलोपिथेकस से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद आप होमो सेपियंस तक आए थे, तो वो जो पूरा प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस को स्टडी करना, जो भी स्केलेटल कल्चरल चेंजेस आ रहे थे उनके बारे में डिटेल तरीके से पढ़ना, उनकी स्केच तैयार करना, फाइलोजेनेटिक स्टेटस तैयार करना, तो ये सारे एंथ्रोपोलॉजी के उस चैप्टर के पोर्शन है। तो थर्ड पोर्शन आता है एंथ्रोपोलॉजी का, वो ब्रॉडर, वो होता है जेनेटिक्स का चैप्टर। जेनेटिक्स का चैप्टर पर्टिकुलरली चूँकि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, एमबीटेक, तो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी आई थी इसको पढ़ने में जेनेटिक्स वाला चैप्टर में। बट इसके लिए अगर आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस का या कुछ जैसे कि वैद सर के थोड़े वीडियोस अवेलेबल हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली, तो अगर आप इससे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इससे हेल्प मिलती है, जिसके बाद आप उसको और स्ट्रेटजी को रिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में वर्ल्ड में और इंडिया में जो भी आपको एक्सकेवेशंस हुए हैं और उन एक्सकेवेशन के कल्चरल पार्ट को, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को लेकर हम एक ह्यूमन उस समय कैसे रहता था, उससे क्या रिचुअल फैक्टर्स थे, क्या कल्चरल फैक्टर्स थे, उनके बारे में एनालिसिस करते हैं, तो उससे रिलेटेड चैप्टर होता है। और फाइनली एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ का चैप्टर्स है। इसमें डिफरेंट टाइप के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनकी थ्योरीज़ हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म है और आपका कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल है और डिफरेंट टाइप के ऐसे एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके साथ ही रिलीजन, पॉलिटी, सोसाइटी, मैरिज, फैमिली एक्सेट्रा से रिलेटेड भी चैप्टर्स हैं। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS।
यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जो नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा, वो आता है ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड। जो ह्यूमन जेनेटिक्स का चैप्टर है, ये पर्टिकुलरली चूँकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, तो थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगता था। लेकिन इस चैप्टर को पर्टिकुलरली अगर आप स्टडी करना चाहें तो आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस पड़ी होंगी, जैसे सेल बिहेवियर जो होता है, सेल स्ट्रक्चर जो होता है, या जेनेटिक्स में कुछ वैद आईएएस के वैद सर के कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके रिलेटेड जेनेटिक्स में डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स होते हैं। देखिए, इस पूरे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंदर डायग्राम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और उन डायग्राम्स में थोड़े डिफ़िकल्ट लग सकते हैं आपको डायग्राम बनाने में, बट मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिससे मैंने किया। डायग्राम आप कैसा भी बनाएं, कोशिश करें जिससे अच्छा बन सके, अच्छे से अच्छा। अगर ना बन पाए तो आप उसका नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सही करें। जैसे अगर आपको दिखाना है कि चिन्ह है या चिन्ह नहीं है, तो अगर आप किसी एप का चिन्ह बना रहे हैं या किसी ह्यूमन का आप जैसे उसका सजिटाल क्रस्ट बना रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, या आप चिन्ह दिखा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस में चिन्ह नहीं होती थी, तो अगर आपके डायग्राम बनाने में चिन्ह बन जा रही है तो आप उसमें लिख दीजिए नो चिन्ह। तो ये जो आपको लिखने वाला जो स्ट्रेटजी है, अगर आप अच्छे से नॉमेनक्लेचर करेंगे तो जो डायग्राम, क्योंकि एग्जामिनर को भी इतना पता है कि हर कोई ड्राइंग बनाने में, आर्ट्स में इतना माहिर नहीं होता है, तो वो उसको एक्सेप्टेबल होता है। प्लस अगर आप ये पोर्शन पे, अगर आप ह्यूमन जेनेटिक्स वाले पोर्शन पे अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो उस पर काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। जो थर्ड पोर्शन होता है वो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी होता है। इसमें बेसिकली जो भी एक्सकेवेशंस होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा डिफरेंट टाइम पीरियड से रिलेटेड के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, उनके रिलेटेड को थोड़ी बहुत स्टडीज़ होती हैं, और पूरे टाइम पीरियड को बांटा हुआ होता है, जैसे पैलियोलिथिक में, मीजोलिथिक में, नियोलिथिक में, चाल्कोलिथिक में। तो आपको इस रिलेटेड से जो इंडिया के अंदर साइट्स एक्सकेवेट हुई हैं प्लस जो वर्ल्ड में एक्सकेवेट हुई हैं, उनको आपको पढ़ना होता है, और उससे रिलेटेड टूल्स, टोपोलॉजी को आपको पढ़ना होता है। थर्ड स्ट्रेटजी में जब हम आते हैं तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ वाला पोर्शन आता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे लगता था, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ को कम समय में समझ पाना इतना आसान नहीं है। बट अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ को, जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी से था तो थोड़ी बहुत हेल्प मिली वहाँ से। तो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, जैसे कल्चर पर्सनालिटी स्कूल होती है, स्ट्रक्चरलिज्म होता है। तो इस टाइप के स्कूल से रिलेटेड डिफरेंट थिंकर्स हैं, उन थिंकर से रिलेटेड थ्योरीज हैं। आपको इन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस के वहाँ पर आंसर देने होते हैं। इसमें भी आंसर जब आप लिखते हैं पर्टिकुलरली थ्योरी से रिलेटेड, तो आपको CCR अप्रोच इसमें फॉलो करनी चाहिए। CCR मीन्स कंटेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन और रेलेवेंस, प्लस इसमें एक C और जोड़ सकते हैं, क्रिटिसिज्म का। तो सबसे पहले आपको बताना है थ्योरी है क्या, पर्टिकुलरली ऑथर ने इस थ्योरी के ऊपर क्या वर्क किया, प्लस उस थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म आपको नहीं देना है, जो भी क्रिटिसिज्म किसी और रिन्यून्ड थिंकर ने दे रखा है जो कि बुक्स में लिखा होगा, आपको उसको फॉलो करना है, उनसे रिलेटेड आपको लिखना है। प्लस आप जो रेलेवेंस होता है कि हाँ, भले इसे डिस्पाइट हैविंग बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर दीज शॉर्टकम्स, दिस थ्योरी रेलेवेंट, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा कि ये थ्योरी रेलेवेंट क्यों है आज भी कंटेक्स्ट में, क्यों एंथ्रोपोलॉजी में आज भी पढ़ी जा रही है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो डिफरेंट टाइप के फैमिली, मैरिज, किनशिप और ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब चैप्टर्स हैं। प्लस इसी में आपको एंथ्रोपोलॉजी के अंदर रिलीजन के ओरिजिन के रिलेटेड या टोटम से ओरिजिन, ऐसे डिफरेंट टाइप के चैप्टर, बहुत वैरायटी है एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में। बट छोटे चैप्टर्स हैं, आसानी से 2-3 थिंकर सब में आपको पढ़ना है और सबके नोट्स बना लेने हैं। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर चूंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बड़ा नहीं है, डाइवर्स है बहुत ज़्यादा, तो अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो एंड जब एग्ज़ाम का मौका आएगा तो आपको रिकॉल करने में, रिवाइज करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए मेरे पास जब भी शुरू का टाइम होता था, तो थोड़ा भी टाइम मिलता था तो मैं इसमें नोट्स ज़रूर बना लेता था। रिसोर्स लिस्ट की अगर आप इसमें बात करें कि क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाएँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो एम्बर ब्रेन टी वगैरह बुक्स आती हैं वो मैंने नहीं फॉलो करी थी। आप डॉक्टर विवेक भास्मे की एक बुक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, प्लस अक्षत जैन जो IAS थे, उन्होंने जो एक बुक लिख रखी है एंथ्रोपोलॉजी डिमिस्टिफाइड, उस बुक को आप दोनों में से कोई भी एक बुक या दोनों, मैंने तो दोनों फॉलो किया था, दोनों बुक से लेकर आप बेस्ट जो भी आपको जहाँ से भी चैप्टर के बारे में मिल रहा है
उसके आप नोट्स बना लिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको दोबारा बुक की तरफ रुख ना करना पड़े। जो डायग्राम का पोर्शन है, जैसे मैंने पहले बताया, इन दोनों ही बुक्स में डायग्राम अच्छे खासे बने हुए हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट डायग्राम है तो आप यूट्यूब का सहारा ले लीजिए, या तो आप वेब का सहारा लेके वेब पे जो भी आपको डायग्राम मिले उससे रिलेटेड उस डायग्राम को आप बना के इस पर अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी अगर आपको ऑप्शनल चूज़ करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर क्यों चूज़ करना है आपको एंथ्रोपोलॉजी, तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए ऑप्शनल में, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी में जैसे मैं लास्ट के इतने सारे अटैम्प्ट दे रहा था तो मेरा केवल 10 to 15 मार्क्स की रेंज में ही हर साल एसडीएम रुक रहा था। तो मुझे वो जो 10 से 15 नंबर चाहिए थे वो मुझे पता था कि एंथ्रोपोलॉजी लेने के बाद वो मुझे मिल सकते हैं। अभी मार्कशीट नहीं आई है, बट मेरा होप है, मैं होप करता हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी ने मुझे एक एक्स्ट्रा एज वहाँ पर और कैंडिडेट्स के तुलना में दिया होगा। तो एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मेरे नज़रिए से, और अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इसमें तो आपको ज़रूर लेना चाहिए और एंथ्रोपोलॉजी पे आपको आगे वर्क करना चाहिए। प्लस इसमें अगर आप पूछेंगे कि आंसर राइटिंग के बारे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, देखिए एंथ्रोपोलॉजी के लिए आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शनल पेपर है तो थोड़ा सा एकेडमिक ओरिएंटेशन होना चाहिए। जीएस से आपको इसको डिफरेंट बनाना है। कई सारे क्वेश्चंस आपको स्पेशली पेपर 2 में एंथ्रोपोलॉजी का आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि तो जीएस से ऐसे क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक ऑप्शनल का पेपर है। इस ऑप्शनल में आपको सवाल देना है, सवाल का आंसर देना है। तो आप किसी भी जीएस के टाइप के क्वेश्चन को कैसे ऑप्शनल के परव्यू से रिव्यू से लिखते हैं, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। कोई भी अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें आप सबसे पहले ट्राइब का एंगल डालिए, उसमें फैमिली का एंगल डालिए, उसमें मैरिज का एंगल डालिए, उसमें अर्बनाइजेशन का एंगल डालिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एंगल डालिए, उसके वजह से अगर कोई माइग्रेशन हो तो उसका एंगल डालिए, डिस्प्लेसमेंट का एंगल डालिए, प्लस अगर कोई इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है और उस इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से ट्राइबल कल्चर इफेक्ट हो रहा है तो वैसा एंगल डालिए। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपको एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी ज़्यादा आ जाती हैं तो आप उस एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज को उस पर इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। तो इससे आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है। एग्जामिनर को काफ़ी अच्छा लगता है कि आपने एज एन एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट आपने आंसर लिखा है, वो आपको अच्छे मार्क्स अवॉर्ड करता है। प्लस अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स या उसके लिए, तो एक शिल्पी पब्लिकेशन की छोटी सी पतली सी बुकलेट आती है। इसमें लगभग सारे एंथ्रोपोलॉजी के जो आपके पेपर्स हैं वो लिखे होते हैं। तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप उस बुक को ले लें और आप उसके ईयर वाइज देखते जाएं कि मतलब फ्रॉम 2021 टू बैकवर्ड। तो आप बैक साइड चलते रहिए, जो भी आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं, रिपीटिशन जो भी हो रहा है उन क्वेश्चन को तो आप अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिए, और बाकी जो भी कभी कभी आए उनको आप कहीं ना कहीं लिखते जाइए, टिक करते जाइए। और जब आप रिवीजन करिए फाइनली तो आप कम से कम उन क्वेश्चंस को तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए ही जाइए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में स्पेशली 2021 से एक नया अप्रोच आया है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, जो 5th क्वेश्चन होता है, वो आपको करना मैंडेटरी है, और कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है कि इस यूनिट से यही क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको हर पूरा सिलेबस को प्रिपेयर करके जाना है, आप कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें आपको एसडीएम या अच्छी पोस्ट को रैंक करना है तो यहाँ पर एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए आपको पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। तो आपको यही करना पड़ेगा, कोई भी एक बुक सेलेक्ट करिए, उस बुक या 2 बुक जो आपको अच्छी लगे उससे रिलेटेड आप अपने अच्छे से नोट्स बनाइए। फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रखिए अपने सामने, उससे रिलेटेड देखिए कि इन नोट्स को बनाने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद, क्या मैं इन क्वेश्चंस का आंसर देने में सक्षम हूँ। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इनके आंसर दे पा रहा हूँ तो आप एक एक बार उन सारे आंसर को लिख डालिए। आपको सबसे पहले देखना है कि कोई भी जो चैप्टर आप कर रहे हो उससे रिलेटेड कैसे आंसर राइटिंग उसी करनी है। जेनेटिक्स का क्वेश्चन है उसमें कैसे आंसर राइटिंग करनी है, आर्कियोलॉजी का है उसमें कैसे आंसर राइटिंग करनी है। तो सबसे रिलेटेड आंसर राइटिंग के एक एक मॉडल क्वेश्चन 2-2 3-3 पेपर आप लगा लीजिए और उसके बाद एग्जाम देने जाइए। तो अगर आप एंथ्रोपोलॉजी में इस रिलेटेड ऐसे हेल्प करेंगे तो आपका अच्छे से अच्छा ऑप्शन में जाएगा। इंटरव्यू के लिए बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी में आपको एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड जो भी थ्योरीज़ हैं प्लस जो भी रिलेटेड करंट, जैसे कि अभी नोबेल प्राइज़ मिला है निएंडरथैल की जो स्टडी की थी, मैपिंग की थी उन साइंटिस्ट को, तो इस रिलेटेड आपको हमेशा अपडेट रहना है अपने आप को। अगर आप अपडेट अपने आप को रखेंगे तो अगर आपको अच्छे अवार्ड इंटरव्यू में मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू डीकेटी कि उन्होंने आप लोग के पास ये मेरा मैसेज पहुंचाया, और मैं अच्छी उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि अगर आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा और आप अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ अपने डिजायर्ड पोस्ट प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।